आपको पूरे के पूरे प्रश्न जो है निमी में मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जो है बुक पढ़िए चाहे ना पढ़िए, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर और निमी पैटर्न पीडीएफ पढ़ लिया मेरे भाई तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं करके आओगे। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल से पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला प्रश्न कह रखा है, देखिए कह रखा है कि ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है। यहाँ पर हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है यह जो है आपसे पूछ रखा है। आकार में छोटा होता है या उच्च दस्ता का होता है, ये शांत प्रचालन करता है। ठीक है, क्या शांत प्रचालन, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। जो आपके घरेलू पानी पंपों में हम इस्तेमाल करते हैं वह कौन सा मोटर है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यूनिवर्सल मोटर या प्रतिकर्षण मोटर या आच्छित पोल मोटर, तो इसमें हम क्या करते हैं संधारित्र प्रारंभ मोटर का यूज करते हैं। तो आप देखते होंगे उसमें जो है संधारित्र लगा होता है, आपका जो स्टार्टर होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि किस प्रकार के मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है। किस प्रकार के मोटर में अपेक्षाकृत जो है कम टार्क उत्पन्न होते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर कर रखा है कि यूनिवर्सल मोटर में या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आगे ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे आपसे कर रखा है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, देखिए मेरे भाई आप लोगों के लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूं, तो जो भी साथी क्लास देख रहे हैं आप लोग जो है क्लास को लाइक करिएगा और साथ ही जो भी चैनल पे पहली बार हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या होता है। अपकेंद्री स्विच का जो है कार्य क्या होता है ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर कर रखा है कि अति धारा से जो है बचाता है या निरंतर गति बनाए रखता है। और अगला आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला आपसे कह रखा है कि निरंतर गति बनाए रखता है और आगे मोटर को ओवरलोडिंग से जो है बचाता है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपूर्ति से शुरुआती बाइंडिंग बनाए और तोड़े। आपूर्ति से ही क्या करता है शुरुआती बाइंडिंग को जो है बनाए रखता है या बीच में जो है यह ब्रेक कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि एक आच्छित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे करें। एक आच्छित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न कैसे करें, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ध्रुव पर छल्ले का जो है उपयोग करना। क्या ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करके हम जो है क्या करते हैं टार्क उत्पन्न करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और देखिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कह रखा है कि पंखा मोटर स्टार्टिंग में एक अस्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है। पंखा मोटर सर्किट में एक अस्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। मेन कारण की अगर हम बात करें तो गति नियमन के लिए या बिजली की कम खपत होती है, टार्क के लिए कला का विभाजन। जी हाँ, आपको भी पता है कि जब हम पंखा को चलाते हैं तो एक फेस होता है तो उसको हम क्या करते हैं विभक्त कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टार्क के लिए कला का विभाजन हम करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि कौन सी मोटर में आधी कुंडल बाइंडिंग होती है। कौन सी मोटर में आधी कुंडल बाइंडिंग होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा पंखा वाला जो छत वाला पंखा होता है उसमें जो है आपका इस तरीके से जो है बाइंडिंग होता है। ठीक है,
इस तरीके से कहने का मतलब ये आधी कुंडली का जो है वाइंडिंग कंप्लीट की जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, छत का पंखा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है। रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में ही क्यों रखा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये जो है कम प्रतिरोध पाने के लिए या कम प्रेरण पाने के लिए, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। आगे आपसे कह रखा है यहाँ पर कि उच्च प्रेरण, हाँ यहाँ पर उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में ही हम रखते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है, ये देखिए न्यूमेरिकल आपसे यहाँ पर पूछ रखा है, कह रखा है कि आधे कुंडली कनेक्शन में 28 स्लॉट्स और 14 ध्रुव और 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना कीजिए। स्लॉट की दूरी की गणना करने की बात की है तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। 180 इंटू पी बटे आपका स्लॉट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 180 और पोलो की संख्या कितनी है, पोलो की संख्या आपका यहाँ पर देख सकते हैं 14 है, तो यहाँ पर हमने 14 लिखा। और उसके बाद क्या कर रखा है, कॉइल। अगर हम कॉइल की बात करें तो यहाँ पर जो है कॉइल कितना है, कॉइल आपका यहाँ पर 14 दिया है, ठीक है। तो कॉइल अगर 14 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। स्लॉट की बात करेंगे तो 28 स्लॉट, यहाँ पर देखिए स्लॉट कितना है, 28 है, तो हम यहाँ पर स्लॉट लिख लेंगे 28। 14 दूना कितना हो जाएगा, 28, और यहाँ पर टोटल आपका कितना आ जाएगा, 90 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि आच्छित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या करें, क्या है अनिश्चित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस मोटर का, जो हम साइडेड पोल मोटर जो होता है आपका, इसमें जो है हम क्या करते हैं, हेयर ड्राई के लिए या पंखा के लिए या गीला ग्राइंडिंग के लिए या वॉशिंग मशीन के लिए, तो इसमें हम हेयर ड्राइंग के लिए जो है क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा, ठीक है, हल्के कार्यों के लिए। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम स्टेपर मोटर का या प्रतिकर्षण मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर या रिलेक्टेंस मोटर, तो इसमें जो है हम स्टेपर मोटर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पर मुख्य कार्य के बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए पहला कर रखा है कि 75 से 80% तक की गति तक पहुँचने के बाद चालू, ये तो नहीं होगा आपका, है ना। 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है, ऐसा भी नहीं होता है। आगे यहाँ पर क्या कर रखा है कि 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करता है। जी हाँ, शुरुआती जो संधारित्र कैपेसिटर लगे होते हैं उनको ये क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार के सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न होता होगा, है ना। किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार के सिंगल फेज मोटर की तुलना में अधिक स्टार्टिंग टार्क है, तो किसमें है अधिक स्टार्टिंग टार्क। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आपका जो सबसे ज़्यादा अगर हम टॉर्क की बात करेंगे तो ये आपका यूनिवर्सल मोटर में ही होता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए ही बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि संधारित्र को एकल कला अस्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। संधारित्र को एकल कला अस्थायी संधारित्र मोटर में हम कहाँ इसे जोड़ते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है हम
अगर हम पहला ऑप्शन देखें स्टार्टिंग बॉन्डिंग के साथ श्रृंखला में, जी हाँ, स्टार्टिंग बॉन्डिंग के श्रृंखला में जो है हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं क्या, कैपेसिटर। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, ये स्टार्टिंग बॉन्डिंग होता है और इसके जो है हम श्रेणी क्रम में ही जोड़ लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए ही बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रखा है कि टेबल पंखे में किस प्रकार का मोटर उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है कि टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है, किस मोटर का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है यूनिवर्सल मोटर का तो इस्तेमाल ही नहीं होगा, यहाँ पर साइडेड पोल मोटर का इस्तेमाल या भंवर धारा मोटर, इसमें जो है हम किसका उपयोग करते हैं, अस्थायी संधारित्र मोटर का यूज करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे भाई, क्लास को थोड़ा आप लोग शेयर भी करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि एक एकल कला मोटर रीवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। उनका कहने का मतलब यह है कि एकल कला मोटर है और उसमें जो है रीवाइंडिंग में कुंडल समूह का जो कनेक्शन है वह गलत है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे आपको भी पता है मेरे भाई कि मान के चलिए ये जो है आपका यहाँ पर बाइंडिंग कर दी गई है, लेकिन ये जो बाइंडिंग की गई है ये गलत बाइंडिंग कर दी गई है ना। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जो बाइंडिंग कंप्लीट की गई है ये गलत कर दी गई है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, है ना। यही जो है आपसे पूछ रखा है, कह रखा है कि मोटर धीरे धीरे चलती है, जब बाइंडिंग ही गलत है तो मोटर आपका चलेगा ही नहीं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कह रखा है कि प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है। प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष जो है आपका दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम चुंबकीय अक्ष की बात करें, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो फील्ड पोल जो है ये दिखाया गया है NS, है ना। और यहाँ पर अगर हम चुंबकीय अक्ष की बात करें तो ये देख रहे हैं ये आपका चुंबकीय अक्ष है। अब इनके कहने का मतलब अगर मान के चलिए इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए तो क्या होगा, तो ये जो है आपका दिशा में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, दिशा में जो है बदलाव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आपका सीधे तौर पे कह रखा कि रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। जी हाँ, जो रोटेशन की डायरेक्शन है वह आपका सीधे तौर पे बदल जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता तो क्या प्रभाव पड़ता है। कर रखा है कि मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को हम डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मोटर सामान्य रूप से ही क्या करेगी, चलेगी। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है। प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रश अक्ष को जो है स्थानांतरित कर देंगे तो यहाँ पर रोटेशन की दिशा भी क्या होगी, उलट जाएगी। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ है। क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जो है जुड़ा हुआ है। तो ये जो है किस लिए जुड़ा होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो निरंतर गति बनाए रखने के लिए या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए, संपर्कों में स्पार्क को कम करने के लिए, संपर्कों में स्पार्क को जो है कम करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है
देखिए मेरे भाई, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि सर हमको जो है ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा नीमी पैटर्न का। तो आपको मैंने पहले भी बताया था मेरे भाई कि जो चैनल का नाम है रोजगार आईटीआई अवधेश के ही नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग जो है ज्वाइन कर लेना। वहां पर हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो वहां से जो है आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे भाई, क्लास को भी थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए, ठीक है। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि अगला प्रश्न, प्रभाव क्या होता है यदि सकेंद्री बैंडिंग के पूरा होने के बाद स्लिप्ड फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना बैंडिंग के छोड़े गए हैं। अगर हम यहाँ पर जो बैंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्लॉट जो है बिना बैंडिंग के ही छोड़ दिए गए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सामान्य रूप से काम करता है। तो उस कंडीशन में भी ये क्या करेगा, सामान्य रूप से ही कार्य करेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो क्या कर रखा है, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो आगे क्या कर रखा है, रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है। रेडियो व्यतिकरण को हम कैसे दबा सकते हैं, ये जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके क्या कर रखे हैं। पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। जी हाँ, अपकेंद्री स्विच में दोनों तरफ अगर हम संधारित्र जोड़ दें तो ये जो है व्यतिकरण दबाव को जो है दबाया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। जो आपका फार्मूला है ये जो है E बराबर 4.445 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आपको बता दें ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा एनसीईआरटी बोर्ड जो है फार्मूला ही पूछ लेता है। यहाँ तक कि आपको हम बता दें न्यूमेरिकल बहुत ही रेयर केस में मेरे भाई मैं देख रहा हूँ 4-5 साल से कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं पूछा है इस फार्मूले पे। तो आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए जो है हम किस नियम का उपयोग करते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है कर रखा है कि कार्क स्क्रू नियम के द्वारा या दाहिने हाथ के हथेली का नियम नहीं चलता। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्लेमिन के बाएं हाथ का नियम नहीं, फ्लेमिन के बाएं हाथ के नियम से नहीं, फ्लेमिन के दाहिने हाथ के नियम से हम क्या करते हैं, इसकी उपयोगिता ज्ञात करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। अल्टरनेटर के भाग का नाम जो है आपसे पूछ रखा है। अल्टरनेटर के भाग की अगर हम बात करें, ये जो भाग आपका यहाँ पर दिखाया गया है, इस भाग का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम भाग की बात करें तो ये जो है आपका क्या होता है, मुख्य स्टेटर या उच्च उत्तेजक होता है। ये मुख्य ध्रुव रोटर होता है। क्या, मुख्य ध्रुव रोटर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है। फार्मूला पूछ रखा है पूरा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर देखिए आपका ई बराबर क्या हो जाएगा, 4.44 केडी केसी एफटी फाई एम, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ये फार्मूला थोड़ा सा आप रट लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत बार जो है आप लोगों की परीक्षा में पूछा गया है। आगे आपसे कह रखा है कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। अल्टरनेटर को हम किससे जो है मापते हैं, किलोवाट आवर से, ठीक है, केवी, और इसी से हम क्या ट्रांसफार्मर का भी किलोवाट मापते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए
किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, किस फार्मूले का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम फार्मूले की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए VNL का मतलब क्या होता है, नो लोड वोल्टेज, ठीक है, और FL का मतलब होता है फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर VNL माइनस VFL है ना, VFL और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे VFL इंटू 100, ठीक है। तो FL और NL का मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो मैंने आपको बता भी दिया। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछ रखा है, कर रखा है कि 1000 RPM पर 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है। यहाँ पर आवृत्ति पूछ रखा है, तो आपको हम बता दें यहाँ पर n बराबर क्या होता है 120 F बटे पोल, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी जो है पूछ रखा है, तो आप n का मान 1000 रखेंगे, ठीक है, पोल का मान कितना दिया है 6 रखेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1000, ठीक है, 1000 इंटू अगर हम पोल की बात करें 6 है और नीचे हम क्या 120 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, F निकल आएगा। इतना तो आप हल ही कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हल करेंगे तो आपका 50 हर्ट्ज आएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर C बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना। यहाँ पर जो है सीधे तौर पे अगर हम गति की बात करें तो उन्होंने n का मान जो है पूछ रखा है, तो यहाँ पर हम 120 रखेंगे। आपका आवृत्ति यहाँ पर कितना है 50 है और ध्रुवों की संख्या कितनी है 2 है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप इसे हल करेंगे तो देखिए 2 छंग 12, ठीक है, 60 इंटू 50, 5 छंग 30, तो टोटल आपका यहाँ पर 3000 RPM आएगा, ठीक, कितना 3000 RPM। तो आंसर आपका यहाँ पर C बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कि 2 अल्टरनेटरों के समांतर संचालन के टार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में जो है बुझ जाते हैं। लैंप जो है किस स्थिति में बुझ जाएंगे, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होने पर। आगे ऑप्शन कह रखा है आपका, आगे ऑप्शन यहाँ पर कह रखा है कि वोल्टेज और आवृत्ति जब बराबर होंगे तो आपका लैंप क्या होगा, बुझ जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइज प्रभाव की भरपाई कैसे करें। मैग्नेटाइज प्रभाव की जो है भरपाई हम कैसे करेंगे उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो देखिए आपका यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कर रखा है कि अल्टरनेटर की गति को कम करना या फील्ड उत्तेजना धारा को कम करना। ये जो है फील्ड उत्तेजना धारा में जो है क्या करती है, ये वृद्धि कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या C बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कि सिंक्रो स्कोप का उपयोग क्या है। सिंक्रो स्कोप जो होता है इसका मुख्य उपयोग क्या है, ये जो है आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करता है या फेज अनुक्रम समायोजित करता है। आगे आपसे यहाँ पर कह रखा है कि ये आपूर्ति आवृत्ति को जो है समायोजित करता है, ये समानता के लिए सही और तुरंत संकेत दे देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर D बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है, तो ये जो है आपका क्या होता है, उत्तेजक हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या A बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कि अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है। अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग का जो उद्देश्य होता है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तांबे के नुकसान को कम करता है, या जो है वायु हानि को जो है कम करता है, या हंटिंग के प्रभाव को कम करता है, या जो है आपके वोल्टेज विनियमन में सुधार करता है। तो ये जो है आपका जो हंटिंग प्रभाव होता है इसी को हम क्या यहाँ पर कम करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर C बन जाएगा।
आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है। अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाता है। किस स्थिति को हम संतुष्ट करते हैं। रेटिंग समान होनी चाहिए, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। तो ये जो है फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका न्यूमेरिकल पूछ रखा है कि 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति पूछ रखा है। अगर हम अल्टरनेटर की गति की बात करें तो n बराबर आपका फार्मूला होता है 120 इंटू एफ बटे कितना पोल। ठीक है, तो यहाँ पर पोलों की संख्या कितनी है 4 है और 50 हर्ट्ज यहाँ पर रखिएगा, हल कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो आप हल कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा टोटल 1500 आएगा। देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला आपको बता दिया मेरे भाई, अब इतना तो आप कर ही सकते हो। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि 2 अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। टर्मिनल वोल्टेज बराबर है या वोल्टेज जो है आपका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जब बराबर होंगे तब ये कंडीशन होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है कि यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज जो है कम क्यों हो जाता है। तो ये जो है कम होने का मेन उद्देश्य क्या होता है। क्षेत्र प्रतिरोध के कारण या आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण या प्रेरक प्रतिक्रिया के कारण या आर्मेचर प्रतिरोध के कारण। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि एसी जनरेटर में टेम्पर बाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। एसी जनरेटर में टेम्पर बाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो है हीटिंग को क्या करता है, रोकने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। आगे भी ऑप्शन आपका दे रखा है, किताबें के नुकसान को कम करता है या नुकसान को कम करता है या हंटिंग प्रभाव को जो है यहाँ पर रोकता है। तो ये जो है हंटिंग को जो है रोकता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा, और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। जो अल्टरनेटर यहाँ पर आपको दिखाया गया है इसका जो है प्रकार क्या है या इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है ब्रश रहित अल्टरनेटर है। क्या, ब्रश रहित अल्टरनेटर है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। आइए अगले अब आपको हम बता दें, चित्र से रिलेटेड आपके हर चाहे कोई भी ट्रेड हो सभी में जो है 8 से 10 प्रश्न जो है सीधे आपसे चित्र वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना, आरपीएस में जो है गति की गणना की बात की गई है। तो सबसे पहले तो आप फार्मूला रखिएगा, n बराबर आपको 120 एफ बटे पी। ठीक है, इसके द्वारा जो है आपको n का मान निकाल लेना है। ठीक है, आप हमारी बात को समझिएगा, 120 इंटू एफ बटे पी, इस फार्मूले को रखकर आपको n ज्ञात कर लेना है। जब आप n ज्ञात कर लेंगे तो स्मॉल n बराबर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल N बटे 60। जो आपका यहाँ पर n का मान आएगा उसे आप रखकर यहाँ 60 से भाग दे देंगे तो जो मान आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। इसे जब आप हल करेंगे तो आपका जो है 50 आरपीएस तक आएगा। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बनेगा। देखिए इतना आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा, उपयोग करने का यहाँ पर क्या फायदा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या फायदा है, क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान होता है या अल्टरनेटर के साथ जो है कनेक्ट करना आसान होता है।
आगे का रखा है कि दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान है। 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेज की संख्या कितनी भी हो। जी हाँ, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे फेजों की संख्या चाहे जितनी हो। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर विचलन को जो है रोकने का कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का कारण क्या होता है। अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम कारण की बात करें तो ये अधिक भार के कारण या बिना लोड के जो है चल रहा है, गति के उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है, ये जो है लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको